गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमने इसका एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है, बट हमारा जो चैप्टर है वो सेम है। चैप्टर क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। हाँ, जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था मैं उसकी अभी समरी, उसका एक क्रक्स आपको बताने चाह रहा हूँ, तो आप बस उसे सुन लो और समझ लो कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया। सबसे पहले मैंने बच्चों को बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बताया था? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या पढ़ाना है आपको? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है? एक टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? टैक्स है, मतलब कि एक कानून है। तो अगर कोई कानून की बात कर रहा है तो भाई पहले वो कानून बनाना होगा आपको। दूसरी बात दिमाग में ये आती है कि एक कंट्री है, वो कोई लॉ बना रही है। एक कंट्री क्या कर रही है? कोई लॉ बना रही है, तो दिमाग में ये बात आती है कि वो ये लॉ बना क्यों रही है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? जरूरत क्या है? आप सीएस करने आए हो, क्या नीड है आपकी? जरूरत क्या है आपको? आप क्यों करने आए हो सीएस? इसका मतलब कोई ना कोई नीड है जिसकी वजह से आप कंपनी सेक्रेटरी की क्लासेस यहाँ पे लेने आए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स का लॉ क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि बेटा हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, और हर कंट्री को अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जब तक कंट्री के पास पैसा नहीं आएगा, कंट्री अपनी डेवलपमेंट कैसे करेगी? और पैसे का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स रेवेन्यू। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? टैक्स रेवेन्यू। यहीं से हमारे पास पैसा आए। तो मुझे बताओ, इसके लिए इनकम टैक्स के लिए कानून बनाना होगा। ये तो आपको पता लग गया कि सरकार को पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? सर इसके लिए कानून बनाना होगा। तो बेटा अगर इसके लिए कानून बनाना होगा तो हमें कहां जाना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑर्गन्स मिलेंगे। जैसे आप अपनी कितनी लैक्स पे खड़े हैं? 2। कोई 3 पे तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर्स है। लेजिस्लेचर्स क्या है? दे आर लॉ मेकिंग बॉडी। ये वो बॉडी है जो कानून बनाएगी। कानून बनाने से कुछ नहीं होता। आपने सीएस ज्वाइन कर ली या आप सीएस फाउंडेशन पास हो गए तो क्या इससे हो जाएगा सब कुछ? इससे कुछ नहीं होगा बेटा। आगे एग्जीक्यूटिव भी पास करनी होगी, ठीक है जी। आगे आपको लेवल्स पास तो करने ही करने। तो सर लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा। लॉ को कंट्री के अंदर क्या करना होगा? इंप्लीमेंट कराना होगा, और इंप्लीमेंट कराने के लिए भी कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। और आजकल उसके नेता कौन है? लीडर कौन है? मोदी जी। और मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किसको बैठा रखा है? अरुण जेटली को। तो अरुण जेटली जी आजकल सब कुछ देख रहे हैं। सर आजकल अरुण जेटली जी क्या देख रहे हैं? बेटा जीएसटी। आपने सुना होगा पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ है, मैं लेके आया हूं। ये वो किताब है जो पार्लियामेंट ने अभी जीएसटी पास की है। इसमें वही कहानी लिखी है जो वहां पार्लियामेंट से पास हुई है। तो ये गुड्स एंड सर्विस नाम का जो टैक्स बना, आपने सुना होगा, रात को पार्लियामेंट बुलाई गई और रात के 12 बजे 1 जुलाई 2012 वो घंटा बजाया गया कि अब से क्या होगा? जीएसटी एप्लीकेबल होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अब नाम से तो ऐसा लगता है कि एक ही टैक्स है, नाम से ऐसा लगता है एक टैक्स है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक टैक्स नहीं है। अगर आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो सीजीएसटी, सी मींस सेंट्रल जीएसटी, उसमें आप जाके देखेंगे तो बेटा एसजीएसटी, उसमें आप जाके देखेंगे आईजीएसटी, उसमें आप जाके देखेंगे यूटीजीएसटी, और एक कंपनसेशन का भी। तो मतलब कहने के लिए एक है, बट उसके अंदर जाके देखें, क्योंकि आपको पता है इंडिया क्या है? फेडरल नेशन है। यहाँ पे ड्वेल कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पे एक ही नहीं चल सकता। पहले झगड़ा कहाँ था? स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर हर स्टेट का अपना टैक्स था। आपको पता था दिल्ली का अपना टैक्स, दिल्ली का डीवैट, दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स, महाराष्ट्र का एमवैट। तो मेरे को यहाँ पे जीएसटी नहीं पढ़ाना आपको। बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीएसटी का कानून बनाना था, तो उस कानून को बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। बनाने के बाद इंप्लीमेंट करेगा कौन? उसकी बॉडी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आजकल मोदी जी के पास है, और मोदी जी ने वो काम किसको आगे अकाउंटेबल कर दिया?
अरुण जेटली जी को, क्योंकि अरुण जेटली जी कहा क्या संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। कानून बन गया, आपने सीएस ज्वाइन कर ली, आप पढ़ने लग गए। अब क्या होगा पढ़ने के बाद, सर उसका पेपर होगा, टेस्ट देने हमें जाना होगा। आईसीएसआई एक पेपर कंडक्ट करेगा, वो एग्जाम हमें देके जाना होगा, और देने जब जाएंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी सर, दो ही बातें होंगी, या तो हम पास होंगे या तो फेल होंगे। पास हो गए नमस्ते लंदन, मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फेल हो गए तो सावधान इंडिया आपको देखना होगा दोबारा से। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशरी पनिशमेंट देंगे। जो कानून तोड़ेगा, जो भी क्या करेगा, कानून को तोड़ेगा, तो उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट। अब जैसे जीएसटी नया लॉ बना, तो उसके अंदर भी क्या होगा कि सर कोई ना कोई क्या करेगा, ऑफेंस करेगा। ऐसे ही हमारा इनकम टैक्स है, हम यहाँ पे क्या पढ़ने आए हैं, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इनकम टैक्स में लिखा है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। शैलेश लिखा है, नहीं लिखा इनकम टैक्स में कि हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी है, हमें एडवांस में टैक्स पे करना है। लिखा है प्रियंका कि हमें क्या पे करना है बेटा, एडवांस में टैक्स पे करना है। ये इनकम टैक्स के कानून में लिखा है। क्या कई लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों के अंदर ऑफेंस करेंगे? यस। क्या उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। कौन देगा? कोई बॉडी तो होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, कौन है? जुडिशरी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं कि सर ये लेजिस्लेचर कौन होते हैं। बेटा अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो मोटे मोटे कितने लोग हैं? दो। एक पार्लियामेंट है जहां से कानून बनता है, आपने सुना होगा अन्ना हजारे जी, लोकपाल बिल पास करो पास करो पास करो। किसको कह रहे थे? पार्लियामेंट को कह रहे थे। क्यों? उनको पता था पार्लियामेंट ने पास कर दिया इस बिल को, वो बिजली का बिल नहीं था, अगर ये वो कानून के लिए था। अगर ये बिल पास हो गया तो क्या होगा सर, पूरे हिंदुस्तान को इस कानून को मानना होगा। बात समझ में आ गई। दूसरी कौन सी बॉडी है जो कानून बना सकती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता होगा हर स्टेट के अंदर विधानसभा, विधान परिषद। आगे बात समझ, तो वहां से भी कानून बन सकता है, यहां तक कोई डाउट? अब मुझे कानून बनाना था किसका? इनकम टैक्स का। मुझे किसका लॉ बनाना था? इनकम टैक्स का। तो मैं इनकम टैक्स का बिल लेके, सबसे पहले उसका बिल ले आता है। आपको पता है सबसे पहले जब जीएसटी बनाया गया तो जीएसटी का क्या गया होगा? बिल गया होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या पढ़ने आए? इनकम टैक्स। तो सबसे पहले इनकम टैक्स का बिल कहाँ गया होगा? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में जब वो बिल जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। पहले वो लोकसभा से पास होगा, फिर वो राज्यसभा से पास होगा। दोनों हाउस से पास होने के बाद उसमें सिग्नेचर कौन करेगा? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। हमारी कंट्री का जो राष्ट्रपति होगा उसमें सिग्नेचर करेगा, और सिग्नेचर करने के बाद वो लॉ इनफोर्स हो जाएगा, और वो कहां पे नोटिफाइड किया जाएगा? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। लिखे जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत का संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें क्या करना है? हमें एक लॉ बनाना है। हमें क्या करना है? एक लॉ बनाना है, मतलब कि एक कानून बनाना है। किसका? इनकम टैक्स का। किसका? इनकम टैक्स का। अब मुझे अगर इनकम टैक्स का कानून बनाना है तो भारत के संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत के संविधान में वो बात लिखी होनी चाहिए ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। अगर किसी भी कानून का, हिंदुस्तान में कोई भी कानून बना है, रिसेंटली जीएसटी बना है, तो वो भी कहां से बना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। बात समझ में आ रही है? मतलब कि एक बच्चे का जन्म होना है, इस दुनिया में जितने भी बच्चे जन्म होंगे तो एक माँ अपने बेटे को या बेटी को जन्म देगी। आ गई बात समझ में? तो उसी तरीके से कोई भी लॉ पैदा होगा तो वो कहां से पैदा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होना चाहिए ना कि भाई आप टैक्स के लिए लॉ बना सकते हैं। तो हमारे पास एक आर्टिकल है, हमारे पास है जी एक आर्टिकल
और आर्टिकल है 265। असली में होता क्या है, आपने नाम सुना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऐसे आपने एक्ट के नाम सुने होंगे अलग अलग, पार्टनरशिप एक्ट। आप जो यहां पढ़ने आए हो उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बेटा आर्टिकल में बातें हैं। जितने भी अभी तक आपने एक्ट पढ़े, पार्टनरशिप एक्ट वहां पे सेक्शन में लिखा हुआ था, पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन नहीं है, किसमें बातें की गई है, आर्टिकल में बातें की। मतलब आर्टिकल का मतलब क्या है, प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है, आर्टिकल्स के अंदर प्रोविजंस बताए गए, और जो दूसरे एक्ट हैं वहां पे सेक्शन के अंदर प्रोविजन बताए गए। बात एक है, बट यहाँ पे बात क्या हो गई कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मम्मी है और सब क्या है, बच्चे। आ रही बात समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 365 कहता है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नो टैक्स कैन बी लेविड, मतलब लगा ही नहीं सकती टैक्स। कहानी खत्म कर दी सीधे। हमारे भारत का संविधान कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा ही नहीं सकती। वो बताओ, अब अगर हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा ही नहीं सकती तो प्रीति लॉ बनेगा कैसे? फिर दिक्कत आ गई, नहीं आ गई? तो फिर हमने क्या किया, दूसरा आर्टिकल पढ़ा। ये आर्टिकल समझ में आ गया? इस आर्टिकल में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, ना ही वो कलेक्ट कर सकते, ना वो लगा सकते हैं, ना वो कलेक्ट कर सकते हैं, जब तक उनके पास इसकी अथॉरिटी नहीं होगी। अब हमें क्या चाहिए, अथॉरिटी। अब अथॉरिटी निकले जी, हम ढूंढ रहे हैं, हमने देखा अथॉरिटी कहां पे लिखी है, आर्टिकल 245। यहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है, यहां पे किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, और स्टेट असेंबली के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। किससे रिलेटेड कानून बना सकती है, टैक्स से रिलेटेड कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 245 हमें अथॉरिटी देता है, पर वो कहता है इस काम के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पावर। क्या होनी चाहिए, पावर। तो हमने आर्टिकल 265 देखा। आर्टिकल 265 में लिखा था नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर हमें चाहिए थी अथॉरिटी। अथॉरिटी हमें मिली आर्टिकल 245 में। उसमें बोला गया पार्लियामेंट के पास, स्टेट असेंबली के पास पावर है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है कि वो टैक्स मैटर से रिलेटेड लॉ बना सकती है। और इसके लिए जो पावर चाहिए थी वो पावर हमें दी गई आर्टिकल 246 के अंदर। अभी नोट डाउन मत करना प्लीज, देख लो। तो आर्टिकल 246 हमें पावर देता है। क्या पावर देता है, पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को बोलता है कि आप टैक्स मैटर से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। अब जो हमारा आर्टिकल 246 है ये कहता है कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट बताई गई है। जैसे आपने सुना होगा कोई एक्ट होता है तो उसमें सेक्शन होते हैं, तो बेटा सेक्शन के साथ साथ शेड्यूल भी होते हैं। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल है और आर्टिकल के साथ साथ क्या दिए हुए हैं, शेड्यूल दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 246 इसका कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या बोलता है कि वहां पे आपके पास 3 लिस्ट है। वहां पे आपके पास कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये नजर आ रही है ना, यूनियन लिस्ट, माउस का कर्सर देखो आपको नजर आ रहा है, यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट। तीसरी लिस्ट कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट। आपने शुरुआत कहां से की थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, आर्टिकल है। पहले आपने आर्टिकल 265 पढ़ा, फिर आपने आर्टिकल 246 पढ़ा, बीच में आपने 245 पढ़ा। आ रही बात समझ में? तो जो 246 है वो पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को क्या देता है, पावर देता है कि भारत का संविधान कहता है कि हमारी पार्लियामेंट और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स टैक्स मैटर के लिए कानून बना सकते हैं।
और जिसकी पावर हमें शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट के अंदर बताई गई है। तो शेड्यूल 7 में कितनी लिस्ट है? 3। पहली लिस्ट है बेटा यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट। और तीसरी क्या है? कॉन्करेंट। अब बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये यूनियन लिस्ट क्या है? बेटा यूनियन लिस्ट में मुद्दे लिखे गए, 97 मुद्दे लिखे गए हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कितने मुद्दे लिखे गए? 97, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली की सरकार है, यूपी की सरकार है, तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 61 मुद्दों में क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें टोटल 52 मुद्दे लिखे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अगर आपस में दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, सेंट्रल में और स्टेट में आपस में दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो कौन प्रिवेल करेगा? सुप्रीम अथॉरिटी। एंड सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट का एप्लीकेबल होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो सेंट्रल का होगा। एक मुद्दे को लेके दोनों कानून बनाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, नहीं हो गई? एक बात को लेके दो लोगों में आपस में डिस्प्यूट है तो भाई तीसरा आदमी चाहिए जो इस डिस्प्यूट को क्या कर सके? सॉल्व कर सके। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक कुछ? तो सर स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसके अंदर आर्टिकल 265 बताया गया, उसके बाद 245 बीच में आया था, उसके बाद 246, और 246 ने कहा कि जी आपके पास पावर है। किसको बोला पावर है? पार्लियामेंट को बोला, स्टेट असेंबली को बोला कि आप लोगों के पास पावर है, आप टैक्स मैटर के लिए क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। उसके लिए आपको शेड्यूल 7 में हमने 3 एंट्री दे रखी है, एक यूनियन लिस्ट है, एक हमने स्टेट लिस्ट दे रखी है और एक कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और जो कॉन्करेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। पर अगर किसी एक ही मुद्दे को लेके दोनों ही लॉ बनाना चाहते हैं और दोनों में आपस में डिस्प्यूट है तो उस केस के अंदर जो सुप्रीम बॉडी है वो प्रिवेल करेगी। तो वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया या नहीं? मुझे किसका कानून बनाना है? बताओ मुझे किसका कानून बनाना है? इनकम टैक्स का। मुझे किसका लॉ बनाना है बेटा? इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स का जो लॉ है वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो लॉ बनाएगी तो ये मुद्दा कहां लिखा होगा? यूनियन लिस्ट के अंदर। अब यूनियन लिस्ट में तो 97 एंट्रीज हैं, मैं 97 एंट्रीज चेक कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 97 एंट्रीज चेक कर रहा हूं। फिर मैंने एक एंट्री देखी, एंट्री नंबर है 82, और एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स। अभी आप सामने मत बोलना कि यहां तो सर 84 लिखा है। तो बेटा आर्टिकल 265 समझ में आ गया, 246 समझ में आ गया, शेड्यूल 7 समझ में आया कि सर शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट दी है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। सर जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 97 मुद्दे लिखे हैं, तो सर हमने यूनियन लिस्ट के अंदर जो 97 मुद्दे लिखे हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया। हमें इनकम टैक्स कौन सी एंट्री में मिला? 82। जो बेटा ये लिस्ट है यूनियन लिस्ट, इसके अंदर एंट्री है, एंट्री का मतलब वो मुद्दे लिखे गए हैं कि ये वाली बात है तो इसके ऊपर आप कानून बना सकते हो, ये वाली बात है तो इसके ऊपर कानून बन सकता है। तो इनकम टैक्स 82 में लिखा है। 82 के बाद क्या आता है? 83 में लिखा है कस्टम। तो जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो एंट्री नंबर 83 से लगती है, कस्टम ड्यूटी हो गई। 83 के बाद क्या आता है? 84, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। बेटा असली में एक्साइज ड्यूटी स्टेट में भी है, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। और उसके अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं, एक्साइज किसके ऊपर लगती है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है वो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग वो टैक्स लग रहा है? एंट्री नंबर 84। और 82 में क्या है? इनकम टैक्स। तो आपको ये पता लगा इनकम टैक्स कहां पे पैदा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। कहां पे पैदा हुआ है? एंट्री नंबर 82। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपका एग्जाम होता है, एग्जाम नहीं सॉरी, आप क्वालिफाई हो गए, आप सीएस बन गए, आप रिलायंस की कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो।
पहला क्वेश्चन आपसे वहां पे ये पूछा जाता है कि ये बताओ इनकम टैक्स कहां पैदा हुआ है, या इनकम टैक्स की एंट्री कौन सी है। ये पूछ लिया आपको कि इनकम टैक्स की एंट्री कौन सी है, क्या आंसर दोगे आप? आंसर क्या दोगे कि सर एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स की है, जो कि कहां से गवर्न है, शेड्यूल 7 से गवर्न है। और ये शेड्यूल 7 किसका है, आर्टिकल 246 का है। और ये आर्टिकल जो 246 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया। फिर उसके बाद आप उसको बोलेंगे सर डिटेल में बताता हूं, इट विल बी टेक हाफ एन आवर, कि एंट्री बनी कैसे, पैदा कैसे। ये तक बता दूंगा कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कैसे बना है। सर भीमराव अम्बेडकर मैं ही आ रही बात समझ, जिसने ड्राफ्ट किया था। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि जब आपको उन चीजों की नॉलेज होगी तो आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। और जब कॉन्फिडेंस सामने वाले को नजर आता है ना, तो उसी टाइम सेलेक्ट कर लेता है। वो कहता है भाई इसको तो बहुत बढ़िया नॉलेज है और हमें ऐसा ही आदमी चाहिए था, ऐसे ही लोग हमें अपनी कंपनीज के अंदर चाहिए, बाकियों को बोलो निकल लो। अब बात समझ में आ गई है? जब भी आपका इंटरव्यू होगा, मैं यहाँ पे ना आपको एकेडमिकली पढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ भाई पूरी प्रैक्टिकल और पूरी लाइफ के लिए। ये नहीं कि बस आज पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव दे दिए, पास हो गए, खत्म कहानी। हम यहाँ टैक्स पढ़ने आए हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है जी। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ये आप बताओ कि सर एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जो कि किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। और ये यूनियन लिस्ट गवर्न होती है शेड्यूल 7 से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सर आप डिटेल में बताते हैं आपको कि ये एंट्री नंबर 82 कहां पे है। तो पूरा स्टार्टिंग से आओगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसका आर्टिकल 265 ये कहता है, 245 ये कहता है, और 246 में हमें पावर दी गई है। और सर उसमें बोला गया है कि शेड्यूल 7 में जाओ, 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। जब ऐसे करके प्रोसीजर बताओगे अपने आप को एप्रिशिएट करेगा। ठीक है, यहां तक चले आगे। अब हमें क्या क्या पता लग गया सर? हमें ये पता लग गया कि जो इनकम टैक्स का कानून है, जो क्या है, इनकम टैक्स का कानून है, उसका एक बिल पार्लियामेंट में गया था। उसका एक बिल पार्लियामेंट में गया था और पार्लियामेंट में जाने के बाद वो बिल लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद वो राज्यसभा से पास हुआ, फिर उसमें साइन किसने किए, प्रेसिडेंट ने साइन किए, और फिर उसे नोटिफाइड किया गया ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर। और वो लॉ क्या हो गया, कानून क्या हो गया, इन्फोर्स हो गया। पूरी कंट्री को इनकम टैक्स मानना है। अब इनकम टैक्स उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो वहां कंडीशन फुलफिल करेगा। मुझे बताओ, अगर मैं रोड पे कार चला रहा हूं तो मुझे रोड के ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। मैं घर पे बैठा हूं तो भी क्या ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करूं? नहीं ना। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जाके मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा, वीजा लगवाऊंगा, क्या अदरवाइज आपके घर जाके डिपार्टमेंट वाले आपने पासपोर्ट क्यों नहीं बना रखा, आप ट्रैफिक रूल क्यों नहीं फॉलो करें? कौन आ गया, पागल हो गया क्या? क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई कानून बनेगा तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। भाई जीएसटी बन गया है, ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि हर किसी को अपना जीएसटी में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या आपने कराया? नहीं कराया। क्यों भाई? कानून बन गया, आपको कराना चाहिए था। तो आप कहोगे सर हमें तो यही नहीं पता है क्या जीएसटी। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर हम कराए क्यों? वो उनके लिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग तो कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे, छोटे से बच्चे, नन्ही सी जान, और आप यहाँ हमें परेशान कर रहे हो टैक्स से। तो समझ में क्या आ गया कि सर इनकम टैक्स का कानून तो बन गया, हमें पता लग गया कानून कैसे बन गया। और ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी एंट्री से बना हुआ है, ये भी हमें पता लग गया। अब ये बात पता लग गई है कि इनकम टैक्स का कानून बन गया। अब जो भी कानून बन जाता है उसके अंदर तो सेक्शन दिए होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो आर्टिकल है, बाकी के जितने भी कानून है उनमें क्या दिए हुए, सेक्शन। जब भी इंडिया में कोई भी कानून बनेगा तो जो उसका कानून बनेगा तो इस कानून का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर मैं इस कानून की बात करूं तो इस कानून का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोबारा से एक बार मैं लिखना भी चाहूंगा आपके लिए, और मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी कुछ छुपा हुआ है। कौन सा कानून बन गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये कानून बन गया। कानून बनने से पहले प्रायर ये क्या था, ये इनकम टैक्स क्या था, बिल। वेरी गुड,
क्या था? इनकम टैक्स बिल था ये, और ये बिल को काट के क्या कर दिया, इसको एक्ट बना दिया। एक्ट का मतलब स्टैट्यूट, लॉ, कानून है ये जो हिंदुस्तान को मानना होगा। अब मैं इस कानून को पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो जब भी मैं इस कानून को पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मुझे कौन मिलेगा? सेक्शन 1। भाई हिंदुस्तान का कोई सा भी कानून मैं पढ़ूंगा तो सबसे पहले मुझसे कौन टकराएगा? सेक्शन 1। आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आपके सामने आएगी? सीएस फाउंडेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि सीधे पहले प्रोफेशनल के पेपर दे, फिर जाके एग्जीक्यूटिव देना, फिर फाउंडर? फिर बच्चे पता क्या बोलेंगे, देखो सर बात ऐसी, प्रोफेशनल पास कर ली तो अब क्या करना है एग्जीक्यूटिव, और फाउंडेशन तो वैसे ही नहीं करनी थी, वो तो हमें आती है। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि सर अगर कोई कानून बन गया है तो सबसे पहले उसका सेक्शन 1 पढ़ा जाएगा। अब सेक्शन 1 तो बाद में पढ़ोगे, चलो पहले पढ़ लेते सेक्शन 1। मुझे बताओ सेक्शन 1 पढ़ा जाएगा तो इसमें कुछ लिखा होगा, मतलब कि कोई बात लिखी होगी, हमें ये देखना होगा कि हमारे ऊपर वो बात एप्लीकेबल है या नहीं। बेटा ये पढ़ने का तरीका है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हिंदुस्तान में लॉ बने और हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 1000 लॉ है, तो आप सीएस हो, सारे हजार के हजार लॉ लगा दोगे उस कंपनी में, कंपनी पगला जाएगी, भाई ये कौन आ गया है, ये सारे लॉ लगा दिए हमारी कंपनी में। ऐसा होगा क्या? नहीं। आप कंपनी चेक करोगे, कंपनी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ये लॉ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, या आपको कोई बताने आएगा, आपको कंपनी का सेबी का आदमी आएगा, आरबीआई से, यहां से अरुण जेटली आएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, आपकी कंपनी के ऊपर योगेश या मान लो जो भी नाम, क्या नाम है, विकास, आपकी कंपनी के ऊपर ना इनकम टैक्स लग रहा है, पता है आपको? ऐसा नहीं होने वाला यार। अभी जीएसटी आया है तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी पहले से बना है, तो क्या मोदी जी और ये अरुण जेटली बैठ के पढ़ाने लग गए उनको? ले देखो हम बताते हैं क्या लिखा, भाई खुद पढ़ना पड़ेगा ऑन टेबल, पढ़ोगे तो समझोगे तो किसी को समझा पाओगे तो काम कर पाओगे। बात समझ में? अब सारे लोग क्या है, एक ही फुटिंग में। एक आदमी कहता था कल तक मेरे को 60 साल का एक्सपीरियंस है, तुझे पता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, अब बोल सकता है जीएसटी में मुझे 60 साल का एक्सपीरियंस। सर कल ही तो आया है, आपको कैसे? इसका मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसके पास है? जो अभी सीए बनेगा वो भी ये कह सकता है कि सर वो जिसके बाल व्हाइट हो गए ना, हम सेम फुटिंग में आ गए, जितना उसको पता है उससे ज्यादा तो मेरे को पता है। क्यों? मैं तो एग्जाम पास करके आया, उसने तो एग्जाम थोड़ी ना दिया है। एग्जाम देने का मतलब कि मुझे वो चीज आती थी और मैंने वो चीज क्लियर की है, क्योंकि सीए बनने के बाद, सीएस बनने के बाद तो किताब खोल के क्लाइंट को बता सकते हो, साइड में पान थूक सकते हो। 30,000 में तो ऐसे ही होता है, लॉयर बने हुए हैं, आप अपना केस लेके आओगे, वो पोथा खोल लेगा अपना ले। अच्छा, उस केस में भी ऐसा हुआ था, मैंने उस लेडी को ऐसा बताया, हमने केस जिता दिया। जॉली एलएलबी देखी होगी आप, बस ऐसे काम करने हैं क्या आपने? पान खाते रहो, सामने बताते रहो? नहीं सर, हमें ऐसे काम नहीं करने। तो बेटा सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? सेक्शन 1 पढ़ना होगा। कोई सा भी लॉ पढ़ोगे हिंदुस्तान का, सबसे पहले सेक्शन 1 पढ़ा जाएगा। तो सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है? 3 बातें लिखी होती हैं। पीछे से आवाज आई, कौन कौन सी 3 बातें लिखी होती है? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या? जैसे आपकी और मेरी पहली बार मुलाकात हुई, हम दोनों की पहली बार मुलाकात हुई, तो मैंने सबसे पहले पूछा क्या? मैंने आपका नाम क्या? तुमने बताया विकास। विकास ही है ना? विकास ही। फिर उसके बाद क्या है? एक्सटेंड। बेटा ठीक है नाम तो सही है, ये बता एग्जीक्यूटिव में ये है ना? वो कहता हाँ। अब वो कहे जी फाउंडेशन, बाहर निकल, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बैठेगा भी तो दिक्कत हो जाएगी तुझे। उसके बाद देखो शॉर्ट टाइटल का मतलब तेरा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब तेरा एरिया कहां तक है, कहां तक फैला हुआ है? इसने कहा मैं होल ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि इनकम टैक्स होल ऑफ इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कि अगर कोई जम्मू कश्मीर के अंदर भी आदमी है, पर्सन है, तो उसे भी टैक्स देना होगा। हाँ, टैक्स कब देना होगा वो हम पढ़ेंगे, वैसे रफली बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। गलत, देवसेना गलत है ये जवाब। हम आपको बताएंगे सही जवाब क्या है। वो देखो बच्चों को पता है, अंदर गुदगुदी हो गई उनके। कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या चीज है?
ये कब से एप्लीकेबल हुआ, इनफोर्स कब हुआ? हर बच्चा पैदा हुआ है तो सारे बच्चे 1947 में थोड़ी ना पैदा हो गए, आज भी पैदा हो रहे हैं, तो हर की क्या है, डेट ऑफ बर्थ अलग है। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। 1/4, हाँ जी 1/4/1962। वो देखो 1 भी बोल गया, बस मैं यही चाहता था कोई गलती से 1 बोल दे बस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 1 किस चीज के रिगार्डिंग था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। और अगर आप कमेंसमेंट में देखेंगे तो ये कब से एप्लीकेबल हुआ, इनफोर्स हुआ हिंदुस्तान में, 1/4/1962। अब यहां पे एक कहानी कि सर एक्ट का नाम तो 1961 है और ये इनफोर्स कब हुआ है, 1962 में, ऐसे कैसे हो गया? बेटा तू भी 9 महीने में बाहर आया था तो टाइम तो इसको भी लगा होगा। ये कितने में आया, 1 साल में। मैंने आपको पहले बताया था बिल जाता है तो पहले इसका बिल गया होगा, उसके ऊपर पूरी बातें हुई होंगी, साइन किस दिन हुए होंगे, 1962 में। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बातें? अब बच्चे ने कहा सर मुझे समझ में आ गया कि सेक्शन 1 में 3 बातें लिखी होती हैं, शॉर्ट टाइटल कि तेरा नाम क्या है, तो इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्सटेंड, एरिया कहां तक है, होल ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं सबको इनकम टैक्स पे करना है। हाँ वो अलग बात है कि एक इनकम स्लैब है कि इतनी इनकम होगी तो टैक्स पे करना होगा। रोड पे भिखारी खड़ा है कटोरा लेके तो डिपार्टमेंट उसके पास थोड़ी ना जाएगा, हाँ टैक्स दियो, तो वो कहेगा ले कटोरा ले ले। सारी बात समझ में, ठीक है। और तीसरा क्या लिखा है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या है कि ये कब से फोर्स में आया। सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन कि जो आपने पढ़ा सेक्शन 1, ये आपने सेक्शन 1 पढ़ा, इसको सेक्शन पढ़ा गया है क्यों? सेक्शन क्यों बोला गया इसको? वहां आर्टिकल बोला गया, यहां सेक्शन बोला गया। सेक्शन क्यों बोला गया? सेक्शन क्या मतलब, सेक्शन वर्ड का क्या मतलब? जैसे मैंने आपसे पूछा आरबीआई का मतलब क्या, तो बच्चे ने बोल दिया रिजर्व बैंक। भाई मतलब थोड़ी ना है, फुल फॉर्म है वो तो, यस और नो, वो तो फुल फॉर्म है। मतलब क्या है? तो मैं आपसे सेक्शन का मतलब पूछ रहा हूं, सेक्शन 1 का मतलब क्या है वो नहीं पूछ रहा। वो तो आपको पता है सेक्शन 1 का मतलब क्या है। सर सेक्शन 1 का मतलब है, इसमें 3 बातें लिखी हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में सर इसने अपना नाम बताया है, एक्सटेंड में इसका एरिया बताया गया है, कमेंसमेंट में सर ये कब से इनफोर्स हुआ है वो बताया गया। मैंने आपसे ये पूछा भाई सेक्शन वर्ड का मतलब क्या है? पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया, पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, सारे कानून पढ़ लिए जितने सीएस में पढ़ाए जा रहे हैं, और आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन वर्ड का क्या मतलब है, आपको नहीं आया, बाहर निकल। क्योंकि जितने इंटरव्यू देने आए सबके पास डिग्री है, बट अब डिग्री से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए वहां पे, थोड़ी नहीं चाहिए तो बहुत। क्योंकि आपको पता है क्या कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ ले, और आपको पता है इंटरव्यू कहां था, 5 करोड़ का पैकेज था साला, तभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्शन का मतलब क्या है। उसको पता था, अगर मैं बोल दूं सेक्शन 1 बता क्या लिखा तो एकदम बता देगा, सेक्शन 2 पूछूंगा फिर बता देगा, सीधे सेक्शन 1 का मतलब ही पूछ लेता हूं। पहले पिक्चर ही वहां से स्टार्ट करते हैं। आपने अपना नाम बताया, पापा का नाम बताया, अपना घर बताया कहां पे है, टीचर ने आपसे कहा बेटा तेरे नाम का मतलब क्या है, तू विकास का मतलब बता क्या है, वो कह रहा पता ही नहीं, फिर तू विकास नहीं है, ठीक है। क्या मतलब सेक्शन का? और आप ही नहीं, सीए फाइनल में भी क्वालिफाइड लोगों को नहीं पता सेक्शन वर्ड का मतलब क्या है। आप यकीन नहीं करोगे, आप पूछ के देखना केवल सेक्शन वर्ड का मतलब क्या है। लोग भी सोचते हैं भाई ये क्या, हमें तो पढ़ा, आप क्या जब सीएस बन जाओगे आप ये कहोगे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, सिलेबस में ही नहीं पूछा गया कभी सेक्शन वर्ड का मतलब क्या है, ऐसे चलेगा क्या वहां पे? नहीं। देखो सेक्शन वर्ड का मतलब क्या है, मैं अपना फेवरेट सेक्शन बताता हूं आपको, मेरा इनकम टैक्स में और इस बार पेपर में क्वेश्चन भी आया इस फेवरेट सेक्शन से। मेरा फेवरेट सेक्शन है सेक्शन 56। बेटा इसको आगे पढ़ते हैं, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7
सब क्लॉज है, वो तो मजे की बात है, यहाँ पे लिखा था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये जो सेक्शन है गिफ्ट से रिलेटेड है। गिफ्ट किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है भाई, कोई गिफ्ट दे रहा है कितनी अच्छी बात है, ले लो, क्या जा रहा है, कुछ जा थोड़ी ना रहा है, कोई कंसिडरेशन पे करनी होती क्या गिफ्ट में? आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपने उसको निकाल के पैसे ले भाई, वो गिफ्ट नहीं होता फिर। तो ये गिफ्ट का सेक्शन है। तो ये क्या है? ये भी एक सेक्शन है। हमने इसको नाम में क्या पढ़ा? सेक्शन 56। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई हमने इसको सेक्शन क्यों पढ़ा, सेक्शन का मतलब क्या? तो सबसे पहला वर्ड मुझे बताओ क्या लिखा है? एस। सबसे पहला जो अल्फाबेटिकली लेटर यूज हुआ है वो एस हुआ है। दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है? ई। और तीसरा क्या हुआ है? सी। इतनी बात समझ आ गई? पहले तीन वर्ड एस ई सी। एस का मतलब क्या? शॉर्ट टाइटल। तो मैंने कौन सा सेक्शन दिखाया आपको? 56। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? गिफ्ट। कि ये आपको किसके बारे में बताएगा? गिफ्ट के बारे में बताएगा। उस गिफ्ट के बारे में बताएगा जो अनरिलेटेड पर्सन से मिलेगा, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है। इतना समझ में आया या नहीं आया? कि सर जो सेक्शन वर्ड है उसका एस वर्ड क्या? कोई सा भी हिंदुस्तान का डैम, कोई सा लॉ पढ़ लोगे उठा के, सबसे पहले जो उसका एस वर्ड है, जो कोई सा भी सेक्शन पढ़ोगे, चाहे 149 पढ़ो, चाहे कोई सा भी सेक्शन पढ़ो किसी भी लॉ का, या इसका 56 पढ़ो, सबसे पहला जो उसका एस वर्ड है वो उसका शॉर्ट टाइटल, उसका नाम बताएगा, इस सेक्शन का नाम बताएगा। तो इस सेक्शन का नाम क्या है? कि गिफ्ट मिला है अनरिलेटेड पर्सन से। एस के बाद क्या था? ई। ई का मतलब क्या? एक्सटेंड। कि ये सेक्शन कहां पे एप्लीकेबल होगा। तो ये सेक्शन कहां पे एप्लीकेबल होगा? जहां पे भी किसी को गिफ्ट मिलेगा, जहां पे भी किसी को क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा। और इसके अंदर क्या है? फिर कुछ कंडीशन बता दी कि भाई कितने का गिफ्ट, तो वो वहां पे बता रखा है, वक्त आने में पढ़ेंगे। वैसे 50,000 रुपए का कैश गिफ्ट आप ले सकते हैं अनरिलेटेड पर्सन से, कोई टैक्स नहीं है। 50,000 से ज्यादा होगा, 1 रुपए भी ज्यादा होगा, पूरे पैसे पे टैक्स लग जाएगा। मतलब 50,000 1 रुपए टैक्स मिला है, पूरे 50,000 1 रुपए के ऊपर टैक्स लग जाएगा। सर ये क्या है? बेटा इस बार सीएस के अंदर जो अभी अटेम्प्ट हुआ था, कौन सा अटेम्प्ट दिया था? जून 2017 में पहला ही क्वेश्चन आया। और मैं अपनी पहली क्लास में ये वर्डिंग बताता हूं। मेरे सारे लेक्चर मतलब ये समझ लो मेरे दिमाग में कॉपी पेस्ट है। यहाँ तो मैं खड़ा हूं, मेरा बटन दबा हुआ है, मैं होश में नहीं हूं खुद भी, वो बटन दबा हुआ अपने आप काम कर रहा है। हमेशा कोई भी क्लास, अब जैसे आपका अटेम्प्ट जून 2018 में, क्या अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा? जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देंगे, फरवरी में उनका रिजल्ट आएगा या जनवरी में आएगा? जो बच्चे एग्जाम देंगे फिर वो भी बैच ज्वाइन करेंगे। जब आप दोबारा इनकी तरह रिपीटेशन कर रहे होंगे, आप देखना मैं यही वर्डिंग बोल रहा हूं, सेम वर्डिंग, डिक्टो, कॉपी पेस्ट, चेंज ही नहीं होनी, क्योंकि दिमाग में ये चीजें 10 साल से बस गई है। 34 साल की एज हो गई और हम बच्चा 5 महीने पढ़ लेता है तो कहता है दूसरी बार नहीं लिखूंगा, पढ़ लिया मैंने, आ गया मुझे, जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो एस ने क्या बताया? उसका नाम बताया। ई ने क्या बताया? उसका एक्सटेंट, कि इसका एरिया कहां तक है। ये थोड़ी ना कि सेक्शन 56 है तो ये पूरे इनकम टैक्स में एप्लीकेबल होगा, ये अपने एरिया बताएगा कि इनकम टैक्स में जो टोटल 298 सेक्शन है तो कहां पे गिफ्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। कई बार क्या होता है, आपस में 2-3 सेक्शन को मिला के पढ़ना होता है। एक रूल 3(7) भी बना हुआ है इसके लिए, अगर आपको बताओ एक रूल बना हुआ है इसके लिए 3, सैलरी के चैप्टर में गिफ्ट मिलेगा एम्प्लॉयर से। जो लोग कंपनी में काम करते हैं बेटा उन्हें भी तो गिफ्ट मिलता है, उसके लिए अलग रूल बना हुआ है, उसके लिए अलग सेक्शंस हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में कहानी लिखी है। अब कई बच्चों में दिमाग में ये आ रहा होता है, सर को कैसे पता ये सेक्शन? भाई 10 साल से पढ़ाएंगे तो सेक्शन तो ऐसे ही याद होंगे, पर मुझे पहली बारी में याद हो गए थे। वो कैसे याद हुए थे वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। फर्स्ट टाइम, अब जीएसटी तो अभी आया है, हमने जीएसटी के सेक्शन याद कर लिए, कैसे याद कर लिए? तो इसका मतलब कोई ना कोई टेक्निक है, कोई ना कोई तरीका है, तो वो तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, एक हम्बल रिक्वेस्ट, जो मैं कह रहा हूं वैसा कर लो,
सीएस का पेपर तो आप आसानी से निकाल लोगे, बिल्कुल आसानी से। आपको उल्टा ये लगेगा सर क्यों पढ़ाते हो इतना, जरूरत ही नहीं है। पेपर में क्या आता है, 50,000 1 रुपए कर दिया टैक्सेबल पूरा अमाउंट। इस सेक्शन के ऊपर बेटा डिवोट करेंगे कम से कम 1.5 घंटा इस सेक्शन के ऊपर लेंगे। अभी तो पिक्चर की शुरुआत है, आप देखते चलो। और पहली क्लास से लास्ट क्लास तक मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे टेक्स्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और कितनी नॉलेज आपको मिलने वाली है। पर आपके ऊपर है कि आप कितनी नॉलेज बटोर पाते हो, कितनी नॉलेज ले पाते हो। प्लीज ओपन योर विंडो, ओपन योर आईज और नॉलेज को आने दे। अच्छा, एस का मतलब पता लगा, शॉर्ट टाइटल। तो सेक्शन 56 का शॉर्ट टाइटल था गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, ये टाइटल है उसका। उसके बाद ई आया एक्सटेंड कि ये सेक्शन कहां फैला हुआ है। तो पूरे इनकम टैक्स में 298 सेक्शन है। देखो 300 नंबर याद रहते हैं ना कि भाई 300 में कितने कम कर दिए, 2, कितने हो गए 298। तो पूरे इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है, 298 सेक्शन है। पूरे इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शन है। ये गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो कौन से सेक्शन में दिया है, 56 में। तो ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल होगा, इस सेक्शन में क्या लिखा है, वो सारी बातें कहां लिखी हैं, एक्सटेंड में। और सी का मतलब तो आपको पता ही लग गया होगा, बर्थ डेट है कि ये सेक्शन किस दिन पैदा हुआ। ये सेक्शन पैदा हुआ था, डेट मेरे को याद नहीं आ रही, महीना मुझे पता है अक्टूबर 98 के आसपास। तो ये 98 में जाके ये पैदा हुआ, क्योंकि इससे पहले गिफ्ट का अपना कानून था, गिफ्ट एक्ट बना हुआ था। क्या बना हुआ था, गिफ्ट एक्ट बना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग काम होता। तो इसके पैदा होने की डेट होगी। इसका मतलब इनकम टैक्स में टोटल कितने सेक्शन है, 298। सारे सेक्शन जो पैदा हुए हैं सबकी डेट होगी। क्या सबकी डेट बता रखी होगी, कौन किस दिन पैदा हुआ है? हाँ जी, पूरे इनकम टैक्स में 298 सेक्शन है। क्या आपको लगता है कि सबकी डेटें बता रखी होंगी कि कौन सा सेक्शन किस दिन पैदा हुआ है? किस दिन पैदा हुआ है मतलब कि किस दिन से इनफोर्स में आया है। तो देखो बेटा, सेक्शन 1 में क्या बात लिखी थी, शॉर्ट टाइटल, इसका नाम था इनकम टैक्स। ई से एक्सटेंड, होल ऑफ इंडिया। सी का मतलब 2 लिखे थे, मैंने एक ही बताया था, एक मैंने छोड़ा था जानबूझ के, क्योंकि ये वक्त आ गया। अब मैं आपको इसका मतलब बताऊं, इस लाइन का मतलब क्या है। क्या लिखी है लाइन, देखो ये लाइन क्या कहना चाहती है। ये लाइन कहना चाहती है कमेंसमेंट सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सेम एज प्रोवाइडेड, सेम एज अदरवाइज, सेम एज अदरवाइज लिखा है, प्रोवाइडेड नहीं, सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कुछ इस लाइन की इंटरप्रिटेशन है, अगर कुछ बताया ना गया हो इस एक्ट में, अगर कुछ बताया ना गया हो इस एक्ट में, तो इसका मतलब कि वो सेक्शन कब से इनफोर्स हुआ है, तो इट शैल बी इनटू फोर्स ऑन 1/4/1962। तो अगर किसी सेक्शन के बारे में नहीं बता रखा कि ये कब पैदा हुआ है, हम मान लेंगे कि वो सेक्शन कब पैदा हुआ था, 1/4/1962 को। सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सेम एज का मतलब होता है बचा लो, ठीक है जी। तो अगर कुछ बताया ना गया हो तो मान लिया जाएगा कि जितने भी सेक्शन इनकम टैक्स में लिखे हैं सारे के सारे 1/4/1962 से एप्लीकेबल हुए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो उसी डेट को माने जाएंगे जिस डेट को वो बने होंगे। सर वो डेटें कैसे पता लगती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक बेयर एक्ट नाम की चीज आती है और गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? क्या आपको अब सेक्शन वर्ड का जो मतलब था, 3 लेटर का मतलब पता लगा कि सर एस का मतलब सर वो सेक्शन था गिफ्ट से रिलेटेड, सर ई का मतलब कि सर उस सेक्शन में क्या बातें लिखी, क्या कंडीशन क्या है, और सर सी का मतलब कि वो सेक्शन किस दिन पैदा हुआ था, इनफोर्स कब हुआ था। उसके बाद क्या लिखा है, SEC खत्म हो गया, उसके बाद TION, वेरी गुड। TION का मतलब है इस सेक्शन की शुरुआत। तो हर सेक्शन की, पूरे इनकम टैक्स में जितने भी सेक्शन की शुरुआत होगी, सभी की शुरुआत सेक्शन से ही होगी, क्योंकि सेक्शन इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। जैसे कहते हैं ना श्री गणेश करना,
जो पंडित जी आते हैं, मैरिज होती है तो वो सबसे पहले श्री गणेश का, शादी के जो कार्ड होते हैं उसमें भी वो उनकी फोटो बनी हुई होती है। तो बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे। अब हमारा जो सीएस का पेपर है एग्जीक्यूटिव का, वो किससे रिलेटेड है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे उसके। एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे? 4। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील विद द प्रोविजन ऑफ, किस प्रोविजन से डील करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। बी, नेम ऑफ द एक्ट, डेट ऑफ द कमेंसमेंट। आइदर ए और बी, और डी में लिखा है नन ऑफ द अबाउ। विकास कह रहे हैं सर ये तो पता लग गया, नन ऑफ द अबाउ तो आंसर होगा नहीं। अब अगर मैंने सेक्शन 1 पढ़ा है तो मुझे पता है सेक्शन 1 का जो प्रोविजन है वो डील करता है 3 चीजों से, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। तो इसका आंसर आएगा ए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट टाइटल मींस, शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा आंसर है इसका? बी, बॉल, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। क्या आंसर बी आएगा? एक्सेप्ट जे&के ना, होल ऑफ इंडिया। एक में क्लास ले रहा था तो बच्चे ने बताया सर ICSI के मॉड्यूल में लिखा है एक्सेप्ट जे&के। मैंने कहा गलत लिखा है। क्या लिखा है? गलत लिखा है। तो मैंने कैसे बोल दिया गलत लिखा है? भाई किसी किताब में लिखा है, मैं कह रहा हूं नहीं वो गलत है, बच्चा कैसे मान लेगा वो गलत है? वो तो कहेगा सर किताब तो सही बोलती है, किताब कैसे गलत बोल सकती है? नालायक, ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये कानून पढ़ने आए हो आप, और ये कानून कहां से पढ़ा जाएगा? जो पार्लियामेंट की किताब में लिखा है। पार्लियामेंट ने अपने सेक्शन 1 में लिखा है होल ऑफ इंडिया, मतलब कि एक्सटेंड, और एक्सटेंड का मतलब क्या है? होल ऑफ इंडिया। उन्होंने साफ साफ बोला है इंक्लूडिंग जे&के। इसका मतलब कि कल अगर आप किसी कोर्ट में जाते हैं किसी केस को प्लीड करने के लिए, किसी केस की पिटीशन के अंदर, वहां पे आप हिरार्की में खड़े होते हैं, सामने कौन है? आप खड़े हो, और आपके सामने कौन खड़ा है? डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। खतरनाक आदमी, कितने सालों से केस लड़ रहा होगा ना, ठीक है जी। और बीच में कौन बैठा हुआ है? जज। अगर आप जज को कहोगे सर हमारे सर की किताब में लिखा है, तो वो कहेगा क्या है? बाहर निकल, बाहर निकल, किताब में लिखा है। बेवकूफ, किताब नहीं चलेगी कोर्ट के अंदर। क्या चलेगा? जो कानून बनाया गया है वो चलेगा, उसका सेक्शन वहां पे चलेगा कि सर इस धारा में ये लिखा है, ऐसा लिखा है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। आपको पता है इंटरप्रिटेशन के कितने पैसे मिलते हैं? 250 करोड़। हरीश साल्वे की मांगे थे 25, मिले 250। भाई साहब, आप भी कहोगे सर ये क्या है? हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो एडवोकेट है वो राम जेठमलानी है। आज से 15 साल 20 साल पहले उसकी फीस थी, अगर वो कोर्ट में अपीयर होना चाहता है तो पहले उसके अकाउंट में 7 लाख रुपए का चेक क्रेडिट हो जाना चाहिए। आज से सोचो 15-20 साल पहले 7 लाख रुपए। सर उस टाइम पे कोई 2 लाख रुपए का प्लॉट नहीं खरीद पाता था, और वो 7 लाख रुपए कोर्ट में खड़े होने के लेगा कि हाँ मैं आ रहा हूं, और अगर हियरिंग कैंसिल हो गई तो भी वो पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट। क्यों? हाँ वही तो बात है कि हमें भी तो वैसे ही करना है कुछ। ऐसा क्या बोल देता है वो? असली में होता है क्या? सामने जो होता है वह तेरे पापा भी मेरे से पढ़ के गए थे, अद्दू बैठा हुआ यहाँ 93 की तो एज हो गई, और जब इतना बड़ा आदमी और जिसकी प्रैक्टिस गई 70 साल, मतलब 60 साल हो गए वो, चलो 30 साल वो लगा लो पढ़ाई और पैदा हुआ, 60 साल प्रैक्टिस, 60 साल का आदमी नहीं बैठा वहां पे, वो बेचारा 50 साल का बैठा, वो कह रहा यार मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस भी नहीं है इसके बराबर। क्या तो पहले बोल पाएगा, और उसको पता है कि भाई ये तो पूरा खुद में ही एक कानून है, ठीक है। अपने कहे भगवान जी आपके साथ है, खड़े हैं, अब भगवान जी कह रहे थे कि ऐसा होता है, तो आप क्या कहोगे? भगवान नहीं होता,
भगवान अच्छा मूर्ख, ऐसे बोलता है धाड़ ले एक स्लैब। फिर क्या, हाँ भगवान ऐसा ही होता है। कहानी ये चल रही है। तो विकास सीखोगे आप कि वो ऐसा क्या करते हैं, बड़ी जल्दी आपको कोई उठा ले जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या आया, ये मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किए, किसी किताब में नहीं दिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से आपने किए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम देना। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन भी ऐसा रह जाएगा जो आप कहोगे कि सर हमें ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया। आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब आते होंगे, बस शर्त क्या है, घर जाके पढ़ना है। वो 3 शर्तें हैं, वो 3 काम आप करके दिखा दो। स्टैम्प पेपर लिया ना, कल मैं भी साइन करके दे दूंगा। 60 नंबर तो आपके आने ही आने, एग्जाम है पेपर पर। ये 3 काम आपसे मैं बस 4 महीने 4.5 महीने मांग रहा हूं जो हमारे सिलेबस में लगेंगे। आप मेरे साथ जुड़ जाओ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, जैसे मैं बोलता हूं ऐसे ही बोलो। अब वो करता क्या है, जैसे रामचेट मिलानी बोलते हैं हमें भी वैसे ही बोलना पड़ेगा, उसी की तरह खड़ा भी ऐसे ही होना पड़ेगा कि दो चार लोगों के नीचे वो दिखाई भी ना दे। उसका पेटी इतना बड़ा है तो 2-4 लोग जो खड़े हो जाते हैं दिखते, और जैसे वो दहाड़ता है वो गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, लॉयर बेचारा भाग लेता है। चलो क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट कमेंस कब से कमेंस हुआ? कई बच्चे 1961 का ऑप्शन टिक करके आते, सेंटी हो जाते हैं बेचारे। एक्ट बना है 1961 में, तो आंसर भी तो 1961 होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कहीं लिखा है तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है सर वहां पे। सर क्या पार्लियामेंट में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती? सर हो गई वहां पे प्रिंटिंग। नालायक, मान लिया प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो जितनी किताबें उन्होंने छापी, अलग अलग किताबें छपी है, सब में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑनलाइन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक चल रही है, क्या है तो खुद अपने आप में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बात समझ में आ रही है। 1/4/1962 इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये 5th क्वेश्चन अभी हमें आता नहीं है, हमने किया नहीं है। सर हमें तो पता है इंडिया क्या है। हमें नालायक तेरे को बताएंगे इनकम टैक्स में इंडिया क्या है। अभी तो तूने बस ये देखा है, तू जहां खड़ा है वो इंडिया है। ठीक है, पानी में भी इंडिया दिखाएंगे तुझे, चिंता मत कर। अब मुझे ये लगता है कि जब भी कोई लॉ पढ़ा जाए तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है आपके दादाजी कौन थे? ग्रैंडफादर। क्या आपको पता है उनके भी पापा को क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। वो कौन थे आपको पता है? कितनों को पता है? मेरे को तो नहीं पता, इसलिए मैंने हैंड रेस नहीं किया। गुड, इनको पता है। क्या उनके भी जो पापा थे उनका भी पता है? मतलब हिस्ट्री तो भाई पता लग रहा है कि वो कौन थे, महाराजा थे कोई भाई साहब। ठीक है जी, और उन्होंने हिंदुस्तान में राज किया था, इनको पता ही नहीं। जैसे हमारा वो सैफ अली खान। ठीक है जी, तो क्या मैं इनकम टैक्स का कानून पढ़ने जा रहा हूं, पूरा कानून पढ़ लूंगा, कोई मुझसे इसका इतिहास पूछ लेगा, हिस्ट्री पूछ लेगा, मैं कहूंगा हिस्ट्री के पीरियड में तो सर मैं सोता था। ऐसे चलेगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर। इनकम टैक्स की हिस्ट्री पढ़नी होगी। तो हिस्ट्री क्या है बेटा? जो इसका टैक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। टैक्स वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड है। और टैक्स का मतलब है टैक्सो, मतलब कि रेट ऑफ टैक्स। जीएसटी में भी क्या है? टैक्स के रेट है। आपने देखा होगा, टैक्स के रेट बताना, जीएसटी में क्या लिखे हैं? वेरी गुड, 0%। देखो कामयाबी तो बस 0%। हाँ जी, 0% भी रेट होता है, आपको बाद में पता लगेगा। और 5% और 12%, 18%, 28%। बस नालायकों एक और बताया था, 3% गोल्ड के ऊपर। ठीक है जी, तो क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज आग लगा देती है, तो थोड़ा सा तैयार रहे। तो बेटा टैक्स वर्ड लैटिन वर्ड है, टैक्सो मतलब है इसका, और इसका मतलब है रेट ऑफ टैक्स। अगर आप इनकम अर्न करोगे तो आपकी इनकम के ऊपर एक रेट लगेगा। अब वो रेट कौन सा होगा वो बताएंगे आपको, वो रेट कौन सा होगा। बाकी को पता है, स्लैब रेट, फ्लैट रेट, बताएंगे सब। ये जो पैदा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज राज कर रहे थे, 1860 के अंदर ये पैदा हुआ था। इसका मतलब इनकम टैक्स का कानून अंग्रेज के टाइम पे इंडिया में आ गया था। सर हमने तो पढ़ा 1961 में, और सर इन्फोर्स हुआ 1962 में। नालायक, अंग्रेज भी तो राज करके गए।
ठीक है, तो वो भी तो हफ्ता, ये बदमाशी तो है सरकार की कि भैया क्या करना है, टैक्स दो। बिजनेस कर रहा है, अच्छा ट्रेडर है, माल बेचता है, टैक्स दे। तू मैन्युफैक्चरर है, तू भी टैक्स दे। तू सर्विस प्रोवाइडर है, तू भी टैक्स दे। अच्छा दिल्ली से यूपी माल बेच रहा है, टैक्स दे। अच्छा मूवी देखने जा रहा है, टैक्स दे दे, टैक्स दे दे। कुछ भी करोगे, अच्छा हवाई यात्रा उड़ के जाएगा पंख लगा के, टैक्स दे। टैक्स क्या हो रहा है, बदमाशी। पहले कौन कर रहा था, अंग्रेज। अंग्रेजों ने कब किया, 1860 में। और कौन था उस टाइम पे जिसने, जो लेके आया था, जेम्स विल्सन। ये भाई साहब थे, देखो इनकी फोटो लेके आया मैं आपके लिए। अब इनको लेके आ नहीं सकता था, मना कर दिया असली में उन्होंने। मैंने बोला था इनको आ जाओ, कह रहे बच्चे डर जाएंगे। मैं चलो फोटो, मैं फोटो तो दे दो यार, फोटो दे दी मैं, समझ में आया। अब आते हैं जी इंडिया में कब आया। ये तो कहानी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। अब आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस होने से पहले, आजादी मिलने से पहले, आजादी मिलने से पहले 1922 में इंडिया में कानून बना दिया गया था इनकम टैक्स का। कौन सा कानून बन चुका था, इनकम टैक्स एक्ट 1922 बन चुका था। पर ये कब था, बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम आजाद हो गए, तो नेहरू जी ने क्या कहा कि नाम चेंज करो इसका, क्या नाम रखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक 61 का नाम, देखो आप देखोगे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वो 22 है, ये 61 है। ये बस ईयर चेंज किया, क्यों क्यों? क्योंकि सर पता लगना चाहिए ना, आजादी के बाद अपना लॉ बनाया है। मतलब कि आपके परदादा कुछ नाम बना के गए थे, धीरू भाई अंबानी कुछ नाम बना के गए थे, क्या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को भी तो अपना नाम और अपना ब्रांड बनाना चाहिए? या आप अपने फादर के उसमें ही रह जाओगे? आपको भी तो अपना कुछ नाम बनाना है। विकास कह रहा है मुझे बनाना है अपना नाम। आने वाली 7 पुश्तें इनकी विकास को याद रखेंगी कि ये बना था भाई कंपनी सेक्रेटरी। ऐसा ही होना चाहिए, आ रही बात समझे। और वो कब हो पाएगा, जब ये आज उस चीज को सोचेगा, आज से काम करना स्टार्ट करेगा। तो नेहरू जी ने कहा नाम चेंज करें, बस नाम चेंज किया और कुछ हुआ नहीं। जो वो इनकम टैक्स एक्ट था वही कॉपी पेस्ट 1961 कर दिया। थोड़े बहुत चेंजेस करने थे वो कर दिए। चिदम्बरम ने कहा था कि 20% जीएसटी का हाईएस्ट रेट स्लैब होगा टैक्स का, मोदी जी ने 28 कर दिया। बात समझ में आ रही? अब बच्चे को क्या पता लग गया है, इनकम टैक्स की हिस्ट्री पता लग गई। इंडिया की आजादी से पहले इंडिया में क्या था और आजादी के बाद क्या बना वो भी पता लग गया। अब ये जो आप एक्ट पढ़ने आए हो, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, तो आपको देखो बच्चे के ना सिंग निकल आए हैं। पहला जो बच्चे का सिंग निकल के आ रहा है वो क्या है, एक्ट पढ़ना है बच्चे को। पहले बच्चा पढ़ेगा एक्ट, पर एक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे क्या पढ़ना होगा, रूल्स। रूल्स पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, उसे सर्कुलर भी पढ़ना होगा। सर्कुलर पढ़ने से भी कंप्लीट नहीं होगा, उसे नोटिफिकेशन पढ़नी होगी। बच्चा कह रहा है सर अब हो गया कंप्लीट ना, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या पढ़ना होगा, केस लॉ। केस लॉ पढ़ने से भी कंप्लीट नहीं होगा, शेड्यूल पढ़ने होंगे। शेड्यूल पढ़ने से भी कंप्लीट नहीं होगा, सेक्शन पढ़ने। सर अब कंप्लीट हो गया? हाँ बेटा, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो कंप्लीट हो गया। सर ये बताओ हमारे सिलेबस में क्या है? तो आपके सिलेबस में एक्ट है। एक्ट का मतलब वो आपको बताया, स्टैट्यूट्स जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो कानून आपके सिलेबस में। इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। रूल्स, जितने रूल आपके होंगे यूज, उतने रूल आपको पढ़ाए जाएंगे। सर्कुलर, जिस सर्कुलर की जरूरत पड़ेगी वो सर्कुलर आपको बताया जाएगा। जो जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आई है वो नोटिफिकेशन आपको बताई जाएंगी। हाँ, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर गिनती की 2-4 नोटिफिकेशन है, वो तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा। पर जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स, सर सर्विस टैक्स, अब तो जीएसटी आ गया, पेपर में तो सर्विस टैक्स आना है ना, जिन्होंने अभी दिसंबर में पेपर देना है भाई। सर्विस टैक्स के अंदर उनको नोटिफिकेशन पढ़नी है।
केस लॉ कहाँ पे पढ़ने होंगे? जहां पे डिसाइडेड केस लॉ है, किसी सेक्शन को लेके कोई डिसाइडेड केस लॉ है। तो डीटी में तो इतने केस लॉ नहीं है, 2-3 है, वो मैं बता दूंगा पढ़ाते पढ़ाते, पर इनडायरेक्ट टैक्स में काफी सारे, ज्यादा किसमें है? एक्साइज में। तो एक्साइज में पढ़ने को मिलेंगे, बाकी सेक्शन शेड्यूल तो हमें पढ़ने ही। आ रही बात समझ में? तो अगली क्लास के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा? एक्ट, वो मैंने आपको बता दिया। रूल्स अभी नहीं बताया मैंने, रूल्स के बारे में बताऊंगा कि रूल का मतलब, एक्ट का मतलब आपको पता लग गया स्टैट्यूट्स है, कानून है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है या स्टेट असेंबली से पास हुआ होगा। रूल का मतलब बताऊंगा, सर्कुलर का मतलब बताऊंगा, नोटिफिकेशन का मतलब बताऊंगा, सेक्शन का मतलब मैं बता चुका हूं, शेड्यूल मुझे बताना नहीं है, केस लॉ बता दूंगा आपको। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।